9.14 लाख करोड़ का एसेट मैनेज करने वाली भारत की सबसे बड़ी म्यूचुअल फंड हाउस स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई म्यूचुअल फंड लेके आ रहा है एक नया म्यूचुअल फंड का नाम है एसबीआई क्वांट फंड। डिटेल में डिस्कस करेंगे इस म्यूचुअल फंड के बारे में। खूब सारी जानकारी लेके आए हैं इस म्यूचुअल फंड के बारे में और साथ में इस क्वांट के बारे में, ताकि आप समझ सके, जान सके इस म्यूचुअल फंड को और डिसाइड कर सके कि आपको इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है। मेरा नाम रवि श्रीवास्तव है। ये चैनल है म्यूचुअल फंड्स विद रवि। इस चैनल पे हम डिस्कस करते हैं नए म्यूचुअल फंड्स के बारे में। चैनल को हमने डेडिकेट किया हुआ है नए म्यूचुअल फंड्स के बारे में। तो अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आएंगे, ये वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं, तो आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको इस वीडियो में क्या अच्छा लगा। आइए शुरू करते हैं और डिस्कस करते हैं इस नए म्यूचुअल फंड एसबीआई क्वांट फंड के बारे में। सबसे पहले म्यूचुअल फंड की बेसिक डिटेलिंग देखते हैं। म्यूचुअल फंड का नाम है एसबीआई क्वांट फंड, जिसका ओपन डेट 4 ऑफ दिसंबर है, क्लोज डेट 18 ऑफ दिसंबर है, अलॉटमेंट डेट भी 18 ऑफ दिसंबर को होगा। इसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट आप 1000 रुपीज का कर सकते हैं सिप के लिए और 5000 रुपीज से लमसम का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। एंट्री लोड तो इसमें कुछ भी नहीं है, पर यहाँ पे एक एग्जिट लोड है। अगर आप 1 ईयर के पहले एग्जिट करना चाहते हैं तो आपको 1% का चार्ज देना पड़ेगा। एनएवी 10 रुपीज का है। फंड टाइप ये ओपन एंडेड है। कैटेगरी ये इंडेक्स फंड है। इन्वेस्टमेंट ऑप्शन इसमें ग्रोथ है और आईडीसीडब्ल्यू है। इन्वेस्टमेंट प्लान इसमें डायरेक्ट प्लान और रेगुलर प्लान है। बेंचमार्क यूज करेगा बीएससी 200 टीआरआई का और ये सूटेबल है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। अगर इसका इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव देखें तो ये बेंचमार्क यूज करेगा बीएससी 200 टीआरआई को। हालांकि यहाँ पे बेंचमार्क की उतनी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, क्योंकि बेंचमार्क सिर्फ ये इसलिए यूज कर रहा है क्योंकि इसमें से 200 कंपनीज में से सेलेक्ट करेगा किस किस कंपनी में इसको इन्वेस्ट करना है। लॉन्ग टर्म कैपिटल एप्रिसिएशन इस म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव है और ये इन्वेस्ट करेगा उन कंपनियों में, उन स्टॉक्स में जो कि क्वांट मॉडल थीम के ऊपर सेलेक्ट किया जाएगा। इसके फंड मैनेजर मिसेस सुकन्या है और मिस्टर प्रदीप होंगे। अगर एसेट एलोकेशन देखें तो यहाँ पे एसेट एलोकेशन है कि ये तकरीबन 80% से 100% तक का इन्वेस्टमेंट उन कंपनियों में करना चाहता है जो क्वांट मॉडल के अंडर में सेलेक्ट होते हैं। इसमें 0 to 20% का इन्वेस्टमेंट क्वांट के अलावा भी किसी कंपनी में किया जा सकता है। 0 to 20% का इन्वेस्टमेंट तकरीबन यहाँ पे डेट सिक्योरिटीज में कर सकते हैं और रिट्स या इनविट्स में 0 to 10% तक का इन्वेस्टमेंट हो सकता है। अब सबसे बड़ी बात है कि इस म्यूचुअल फंड के बारे में समझते हैं, इस क्वांट के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो यहाँ पे एक बेसिक थॉट है जो एक नॉर्मल यूजर होता है, उस जो इन्वेस्टर होता है उसका थॉट होता है कि वो कैसे इन्वेस्ट करेगा। तो इन्वेस्टमेंट के बारे में जब वो सोचता है तब वो हमेशा किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर के बारे में या फिर लार्ज कैप, मिड कैप या स्मॉल कैप, जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं, या तो बैंक्स के बारे में या ऑटो के बारे में या केमिकल, पीएसयू, या फिर कैश में रखना, मिड कैप में रखना, लार्ज कैप में, स्मॉल कैप में। हमारी जो सोच है वो इसी पे रहती है। अब हम अच्छे से जानते हैं कि कोई भी एक पर्टिकुलर सेक्टर जो होता है वो हर समय परफॉर्म नहीं कर सकता है। ऐसा नहीं होता है कि हर सेक्टर एक समय में परफॉर्म करता ही रहेगा। वहीं पे अगर क्वांट थ्योरी को समझे तो क्वांट थ्योरी का मतलब है मल्टी फैक्टर इन्वेस्टिंग मोमेंटम, वैल्यू, क्वालिटी, ग्रोथ, लो वोलेटिलिटी और साइज। इन सबका ध्यान रख के जो इन्वेस्टमेंट होती है उसको क्वांट इन्वेस्टमेंट कहते हैं। यानी कि जो भी फैक्टर्स है, मोमेंटम, वैल्यू, क्वालिटी, ग्रोथ, वोलेटिलिटी और साइज, इनको ध्यान रख करके अगर कंपनियों की रैंकिंग निकाली जाए, इररिस्पेक्टिव कि वो किस थीम पे चल रहे हैं या फिर किस लार्ज कैप है, मिड कैप है या स्मॉल कैप है, इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट वहां पे अगर कंपनीज निकाली जाए तो उसको क्वांट थ्योरी कहते हैं, क्वांट मॉडल कहते हैं। अब क्वांट मॉडल कैसे डिफर करता है ट्रेडिशनल इन्वेस्टिंग को?
तो हम यहाँ पे देखेंगे फैक्टर्स जो कि नॉर्मल इन्वेस्टिंग होती है, फैक्टर इन्वेस्टिंग होती है और ट्रेडिशनल इन्वेस्टिंग होती है। तो जो नया मॉडल है फैक्टर इन्वेस्टिंग उसमें डिसीजन जो लिया जाता है वो रूल बेस्ड लिया जाता है, यानी कि उन कंपनियों के जो फैक्टर्स हैं वो निकाले जाते हैं जिसमें देखा जाता है कि उनकी रैंकिंग, उनकी रेटिंग कैसी है। यहाँ पे एलिमिनेट किया जाता है इमोशनल बायस्डनेस, यानी अगर मुझे ऐसा लग रहा है कि एनर्जी सेक्टर अच्छा जा रहा है या कोई बोल रहा है कि केमिकल सेक्टर अच्छा परफॉर्म करेगा, तो यहाँ पे एक बायसनेस है कि मैं केमिकल सेक्टर में पैसा लगाऊंगा। पर यहाँ पे जो फैक्टर इन्वेस्टिंग है उसमें डिसीजन मेकिंग रूल बेस्ड पे होता है। वहीं ट्रेडिशनल इन्वेस्टिंग में इमोशन ड्रिवन, कंस्ट्रक्शन बेस्ड ऑन फंड मैनेजर्स आउटलुक, जो फंड मैनेजर की सोच है उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट हो रहा है। डाइवर्सिफिकेशन देखें तो फैक्टर इन्वेस्टिंग में डाइवर्सिफिकेशन बहुत सारा होगा। यहाँ पे किसी कंपनी को इसलिए सेलेक्ट नहीं किया जाएगा कि वो कंपनी एक पर्टिकुलर थीम पे चल रही है या फिर लार्ज कैप की कंपनियां हैं। यहाँ पे कोई भी कंपनी जो कि उस पर्टिकुलर फॉर्मूले में आने के बाद वहां पे एक वैल्यू क्रिएट किया जाएगा, उसको वहां से पिक किया जाएगा। जबकि ट्रेडिशनल इन्वेस्टिंग में हमेशा जो डाइवर्सिफिकेशन होता है वो बेस्ड ऑन सेक्टर, रीजन, थीम या एसेट क्लास होता है। हम एक पर्टिकुलर सेक्टर में ही इन्वेस्ट करते रहते हैं या फिर एक पर्टिकुलर लार्ज कैप पे इन्वेस्ट करते हैं या फिर स्मॉल कैप पे इन्वेस्ट करते हैं। रिस्क मैनेजमेंट देखें तो यहाँ पे फैक्टर इन्वेस्टिंग में पीरियोडिक रीबैलेंसिंग होती है बेस्ड ऑन बिल्ट इन रिस्क ड्राइवर्स। वहीं पे जो रीबैलेंसिंग होती है ट्रेडिशनल इन्वेस्टिंग में वो फंड मैनेजर के व्यू पे होती है। अगर फंड मैनेजर को लगता है कि यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो सकती है तो उसको एडजस्ट करता है। जबकि फैक्टर इन्वेस्टिंग में हमेशा डेटा देखा जाता है और डेटा के हिसाब से अपने आप ये रीबैलेंसिंग होती है। इन्वेस्टमेंट स्टाइल देखें तो पोर्टफोलियो को कंस्ट्रक्ट किया जाता है टारगेट फैक्टर्स को देखते हुए कि आपको क्वालिटी चाहिए, आपको वैल्यू चाहिए, आपको पैसा चाहिए, मोमेंटम चाहिए। उसके हिसाब से जो पोर्टफोलियो है उसको कंस्ट्रक्ट किया जाता है। वहीं जो कि ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट में जो फंड मैनेजर है उसके सोच के हिसाब से वहां पे इन्वेस्टमेंट की जाती है। अब ये देखिए यहाँ पे जो बेसिक 4 फैक्टर्स हैं वो दिखाए गए हैं। मोमेंटम, वैल्यू, क्वालिटी और ग्रोथ। कोई भी फैक्टर ऐसा नहीं है जो कि एक कंसिस्टेंट परफॉर्मर है। अगर आप यहाँ पे देखें तो ये फैक्टर को देखिए, जो ये फैक्टर है, ये फैक्टर मतलब मोमेंट ग्रोथ है ये। उसके बाद ये फैक्टर देखिए जो कि वैल्यू है। उसके बाद ये फैक्टर देखिए जो कि क्वालिटी है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि आप अगर ये सोच के अपना पैसा लगा रहे हैं कि मैं केवल ऐसी कंपनियों में लगाऊंगा जो कि क्वालिटी ड्रिवन होगी। तो क्वालिटी ड्रिवन का अंजाम देखिए, इस जगह पे देखिए, यहाँ पे देखिए और यहाँ तक देखिए। ये जो पूरा टेन्योर है, इस समय आपकी क्वालिटी जो कंपनीज़ थी, वो नेगेटिव में जा रही थी। अगर उसको आप ये सोच के चलें कि मैं वैल्यू के ऊपर लगाऊँगा, तो वैल्यू के ऊपर लगाने के समय तो यहाँ का पॉइंट देखिए और फिर ये देखिए, ये सारा टाइम है जबकि वैल्यू नीचे जा रहा था। हालाँकि कोई ना कोई ऐसा था जो इस लाइन के ऊपर था, पर कभी भी कोई कंसिस्टेंट परफॉर्मर नहीं था जो कि हमेशा उस लाइन के ऊपर रहे। अब यहाँ पे रैंकिंग किया गया है 2011 से लेके 2023 तक कि रैंक वन पे कौन था। एम मतलब मोमेंटम, जी मतलब ग्रोथ, क्यू मतलब क्वालिटी, वी मतलब वैल्यू। तो यहाँ पे रैंकिंग करके आपको बताया गया है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे मोमेंटम है, ग्रोथ है, क्वालिटी है, वैल्यू है, क्वालिटी है, क्वालिटी है, वैल्यू है। तो यहाँ पे तकरीबन अगर 2011 से 2023 तक देखें तो 6 बार क्वालिटी थी जिसने कि रैंक वन लिया था। वहीं वैल्यू ने 4 बार, ग्रोथ ने 2 बार और मोमेंटम ने 1 बार नंबर वन रैंक किया था। पर अगर आप क्वालिटी को ये देख के चलेंगे कि चलो क्वालिटी 7 टाइम्स अच्छा रही है, तो यहाँ पे आपके 12 साल में 5 साल ऐसा जाएगा जब आपकी वो क्वालिटी उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएगी। अब ज़रूरत क्या है मल्टी फैक्टर पोर्टफोलियो की? तो जैसे हमने डिस्कस किया कि कोई भी पर्टिकुलर थीम या फिर कोई भी पर्टिकुलर मार्केट हर समय परफॉर्म नहीं कर सकती।
इंडिविजुअल फैक्टर्स जो हैं वो डिफरेंट टाइप्स में परफॉर्म करते हैं डिफरेंट मार्केट साइकिल्स में, जिसके कारण वो कभी-कभी आउट परफॉर्मर भी होते हैं और कभी-कभी अंडर परफॉर्मर भी होते हैं। मल्टी फैक्टर जो जब आता है तो उस समय वो डाइवर्सिफिकेशन लेके आता है। यहाँ पे आपके पास अलग-अलग स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट होने के कारण यहाँ पे चांसेस कम होते हैं कि वोलेटिलिटी इसमें कम बनती है और हेल्प करता है इंडिविजुअल फैक्टर को परफॉर्म करने के लिए। जो रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स हैं वो बेहतर होते हैं क्योंकि हम समझ सकते हैं कि एक तरफ आपके पास मान लीजिए केमिकल इंडस्ट्री है, एक तरफ ऑटो इंडस्ट्री है, एक तरफ आपके पास बैंकिंग है, एक तरफ आपके पास पीएसयू है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं होगा कि सारा का सारा मार्केट एक साथ ही नीचे जाएगा। यहाँ हो सकता है कि पीएसयू नीचे जाए, तो पीएसयू के नीचे जाने से जो बैंक हैं, फाइनेंशियल हैं, वो आपके पोर्टफोलियो को संभाल सकते हैं। ड्रॉडाउन जो होता है, ड्रॉडाउन्स मतलब कि वो समय जबकि पूरा स्टॉक मार्केट नीचे जाता है तो कितना बॉटम हिट कर सकता है। यहाँ पे इसके चांसेस रिड्यूस्ड होते हैं। जैसा कि अभी हमने देखा था, जब स्टॉक मार्केट नीचे जा रहा था तो वहाँ पे हेल्थ केयर बहुत एफिशिएंटली मार्केट को रोक के चल रहा था। बहुत सारी ऐसी कंपनियां थी जो कि इस जो फॉल हो रहा था उसमें भी वो पॉजिटिव चल रही थी। जब आपका जो पोर्टफोलियो है अगर उसमें डाइवर्सिफिकेशन होगा, अगर आपके पोर्टफोलियो में ऐसे स्टॉक्स होंगे जो अलग-अलग मार्केट के सेक्टर से आए हैं, तब आपका जो ड्रॉडाउन्स है वो कम रहेगा। और इन्वेस्टमेंट ईज यहाँ पे जो फैक्टर्स हैं वो इंटीग्रेट करते हैं और हेल्प करते हैं ताकि आपको जो इन्वेस्टमेंट है वो आसान बने। मैनेज करते हैं सेपरेट एलोकेशन के लिए, उसकी जो नीड है सेपरेट सेपरेट एलोकेट करने का, यानी कि एक बार में आपकी आपने केमिकल में इन्वेस्ट करना है, फिर एक बार में आपको ऑटो में इन्वेस्ट करना है, फिर रियलिटी में इन्वेस्ट करना है। इसको क्लब करके आपको एक अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि आप एक ही जगह पे सबको इन्वेस्ट कर सकें। अब जो एसबीआई का मल्टी मॉडल फैक्टर है उसको देखते हैं। सबसे पहला मोमेंटम का फैक्टर, दूसरा ग्रोथ जहां पे कि अर्निंग ग्रोथ, अर्निंग रिवीजन, अपग्रेड्स, डाउनग्रेड्स का ध्यान रखा जाएगा। उसके बाद वैल्यू देखी जाएगी, रेशियो जैसे ट्रेलिंग एंड फॉरवर्ड वैल्यूएशन, डिविडेंड यील्ड, ईवी बाय सेल्स इसको देखा जाएगा। और साथ में क्वालिटी रेशियो जैसे रिटर्न ऑन इक्विटी हो गया या कंसिस्टेंसी इन अर्निंग हो गया। इनको देख करके एक पोर्टफोलियो को बिल्ड किया जाएगा। अब पोर्टफोलियो बिल्ट होगा कैसे? तो सबसे पहली बात कि ये जो मॉडल है, ये यूज़ करेगा बीएसई 200 को, यानी उन कंपनियों को जो बीएसई स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड हैं और 200 कंपनियां हैं, उन कंपनियों को ये लिस्ट करेगा। उसके बाद उन स्टॉक्स को रैंक किया जाएगा मोमेंटम, वैल्यू, क्वालिटी, ग्रोथ के पैरामीटर्स पे। फिर उनमें से देखा जाएगा कंपोजिट क्वांट रैंक निकाला जाएगा जो कि प्री डिफाइंड होगा, रिस्क कंस्ट्रेंट जैसे कि ट्रैकिंग एरर, लिक्विडिटी, एक्टिव वेटेज इसको मिला करके एक क्वांट की रैंकिंग बनाई जाएगी। और उसके बाद पोर्टफोलियो को रिव्यू किया जाएगा और रेगुलर बेसिस पे स्कोर्स को, फैक्टर्स को देखा जाएगा और एक क्वांट पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट होके बाहर आएगा। अब एसबीआई जो मल्टी फैक्टर मॉडल है, यहाँ पे जो डायनामिक एलोकेशन है उसको देखिए। ये दो डेटा आपको हम दिखा रहे हैं। ये जनवरी 2005 से लेके 2000 नवंबर 2007 तक का है और फिर दिसंबर 2007 से लेके अक्टूबर 2010 तक का है। यहाँ पे देखिए ये ग्रोथ है, मोमेंटम, क्वालिटी, वैल्यू और बीएससी 200। यहाँ पे क्या दिखा रहे हैं कि ये हर समय एक ऐसा फैक्टर रहता है जो कि अच्छा परफॉर्म कर रहा होता है। अगर इस समय देखें तो यहाँ पे ग्रोथ था जो अच्छा परफॉर्म कर रहा था। अब अगर इस समय देखें तो यहाँ पे वैल्यू है जो कि अच्छी परफॉर्मेंस दे रही है। तो जब एसबीआई का ये जब मल्टी फैक्टर मॉडल बनेगा तो उसमें इस चीज का ध्यान रखा जाएगा कि ऐसी कंपनियों को सेलेक्ट किया जाएगा जो ग्रोथ, मोमेंटम, क्वालिटी, वैल्यू इसको यूज करते हुए डेटा निकाला जाएगा और फिर वहां पे जाकर के एक पोर्टफोलियो को कंस्ट्रक्ट किया जाएगा। अब
जब इस डेटा को बनाया गया, तो वहाँ पे एक एसबीआई क्वांट मॉडल बन के आया, जिसकी बैक टेस्टिंग की गई। बैक टेस्टिंग की गई, मान लीजिए 3 इयर्स के लिए, 5 इयर्स के लिए और 10 इयर्स के लिए, और उसको देखा गया बीएससी 200 से इसको मेजर करके, क्योंकि इसका जो बेंचमार्क है वो बीएससी 200 है। यहाँ पे देखा गया और आप कंटिन्यूअसली देख सकते हैं कि 3 इयर्स में इसकी जो परफॉर्मेंस है वो तकरीबन 22.3% का दिखा रहा है, जबकि बीएससी का जो परफॉर्मेंस है वो सिर्फ 14.9% का आ रहा है। यहाँ पे क्या किया गया है कि जो भी अभी तक आपने डेटा देखा कि कैसे इसको बनाएंगे, वैसे वैसे कंपनीज को सेलेक्ट किया गया पिछले 3 साल, 5 साल, 10 साल में, और फिर वहां की परफॉर्मेंस देखी गई कि अगर उस समय क्वांट होता और उस समय वो इन्वेस्टमेंट होता, तो उसकी इन्वेस्टमेंट किस तरह की होती। अब ये ड्रॉ डाउन एनालिसिस जिसकी हम बात कर रहे थे, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ब्लू में एसबीआई मल्टी फैक्टर मॉडल है और ऑरेंज में बीएससी 200 है। यहाँ पे देखिए, जब ये तकरीबन 2009 में जब स्टॉक मार्केट सबसे नीचे बॉटम को हिट कर रहा था, वहां पे एसबीआई जो मल्टी फैक्टर मॉडल है उस समय वो बॉटम को कम टच किया, जब ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस था, जब जहाँ की बीएससी जो है तकरीबन -60% पे गया। उसी समय 2012 को देखिए, जबकि ईयू क्राइसिस आया था, उस समय भी ये जो मॉडल था वो बीएससी से कम नीचे गया था, क्योंकि ऐसी क्वालिटी स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट चल रही थी। हालांकि यहाँ पे देखिए, कॉमन कमोडिटीज क्रैश जब आया था, तो इन दोनों का तकरीबन ड्रॉडाउन बराबर था। और कोविड 19 में अगर देखें, तो कोविड 19 में बीएससी 200 जो था वो कम गिरा था, जबकि एसबीआई मल्टी फैक्टर मॉडल है वो ज्यादा नीचे गया था। अब मार्केट कैप का एलोकेशन देखिए, अगर ये सेम स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हैं, तो यहाँ पे लार्ज कैप में ही ज्यादातर इन्वेस्टमेंट यहाँ पे होने वाला है। स्मॉल कैप तो आएगा भी नहीं, यहाँ पे मेनली लार्ज कैप की कंपनीज रहेंगी, बड़ी कंपनीज रहेंगी, ऐसी कंपनीज रहेंगी जिनकी ज्यादा वैल्यू है, जो कि ज्यादा अच्छा क्वांट में स्कोर करेंगे। अब सेक्टर रोटेशन जो कि हम बात कर रहे थे कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा सेक्टर रोटेशन होगा। तो यहाँ पे एक सेक्टर रोटेशन आपको बना के दिखाया गया है कि आप देख सकते हैं किस तरीके से इसका सेक्टर रोटेट करेगा। दिसंबर 2014 से लेके दिसंबर 2023 तक का ये डेटा है। यहाँ पे अलग-अलग कलर जो आप देख रहे हैं वो बता रहा है कि ये फाइनेंशियल्स है, ये एनर्जी है, ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, इंडस्ट्रियल्स है, जिसमें कि आप देख सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट किस तरीके से हो रही है और हर साल ही तकरीबन ये सेक्टर चेंज होता रहेगा। अब सिमिलर म्यूचुअल फंड्स को देखते हैं, तो यहाँ पे 2 चीज़ें दिखी थी हमें। पहला दिखा था क्वांट के ही ऊपर, पर क्वांट में जो सबसे पहला दिखा वो दिखा बीएससी 200 टीआरआई पे चलने वाला क्वांट, जिसमें कि तकरीबन 6 म्यूचुअल फंड्स हैं जो कि बीएससी 200 के ऊपर चल रहे हैं और क्वांट मॉडल को ही यूज़ करते हैं। 361 क्वांट या एक्सिस क्वांट, डीएसपी क्वांट, आईसीआईसीआई, निप्पॉन या फिर टाटा। और दूसरा जो क्वांट दिखा वो भी इसी चीज को यूज कर रहा है, कोटक क्वांट फंड और क्वांटमेंटल फंड, पर यहाँ पे ये निफ्टी 200 को यूज करते हुए चल रहे हैं। इसलिए हम अपना जो एनालिसिस है उसको फोकस करेंगे बीएससी 200 टीआरआई के ऊपर, क्योंकि हमारा ये जो नया म्यूचुअल फंड है वो भी बीएससी 200 को ही यूज करके चल रहा है। सबसे पहले देखिए उन कंपनियों को जो कि 1 ईयर से चल रही हैं। 361 क्वांट फंड ये 1 ईयर से चल रहा है। जब ये लॉन्च किया गया तो तकरीबन 10 रुपीस का इसका एनएवी होगा, जो बढ़ के 19.25 हुआ है। 1 ईयर में 35.69, और जब से लॉन्च हुआ है 24.38% है। इसका डेली एयूएम 597 करोड़ के आसपास है। फिर देखिए वो कंपनियां जो कि तकरीबन 3 साल से रन कर रही हैं। यहाँ पे आपको आईसीआईसीआई, एक्सिस और क्वांट मिलेगा। अगर तीनों की परफॉर्मेंस देखें तो जो सबसे अच्छी परफॉर्मेंस इसमें 1 ईयर में दिख रही है वो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल क्वांट फंड की दिख रही है, जो कि 28.95 का परफॉर्मेंस लेके चल रहा है। और जब से ये लॉन्च हुआ है तब का परफॉर्मेंस देखे तो भी आईसीआईसीआई दिख रही है, जो कि तकरीबन 22.77 परसेंट का रिटर्न दिया है। हालाँकि सबसे ज़्यादा जो एयूएम है वो एक्सिस बैंक का है, जो कि ये लेके चल रहा है 1062 करोड़ डेली एयूएम लेके चल रहा है।
अब वो म्यूचुअल फंड देखिए जो 5 इयर्स या 10 इयर्स से चल रहे हैं। तो यहाँ पे डीएसपी क्वांट फंड और निप्पॉन इंडिया क्वांट फंड दिखाई पड़ता है। फिर 5 इयर्स में देखिए जो सबसे अच्छी परफॉर्मेंस रही है वो निप्पॉन की रही है 22.89% की, और 10 इयर्स में इसने 13.60% का रिटर्न दिया है। जब से ये लॉन्च हुए तब का देखें तो डीएसपी क्वांट फंड ने 15.74% का रिटर्न दिया है, और ये तकरीबन 1068 करोड़ का एयूएम लेके चल रहा है। अब हमने यहाँ पे सब कुछ मिक्स कर दिया ताकि जब से भी ये लॉन्च हुए तब से आप देख करके एक आइडिया लगा सकें कि इनकी परफॉर्मेंस कैसी हो सकती है। तो यहाँ पे जो सबसे अच्छी परफॉर्मेंस हमको दिख रही है वो 360 की दिख रही है। 360 में तकरीबन 24.38% का रिटर्न रहा है। उसके बाद जो सबसे नीचे की परफॉर्मेंस दिख रही है वो टाटा टाटा क्वांट फंड की रही है जो कि 11.01% का रहा है। सबसे ज़्यादा लोगों ने भरोसा किया है वो है डीएसपी पे जो कि 1068 करोड़ का है, और डेली दूसरे नंबर पे आएगा वो एक्सिस क्वांट फंड है 1062 करोड़ डेली एयूएम है इनके। करते हैं कि आपको ये वीडियो में जो हमने जानकारी दी वो समझ में आई होगी और आपको मदद मिलेगी डिसाइड करने में कि आपको इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। हमारी राय इस म्यूचुअल फंड को लेके पॉजिटिव है। म्यूचुअल फंड्स को लेके जनरली हम पॉजिटिव ही सोचते हैं, पर कई ऐसे म्यूचुअल फंड्स होते हैं जहां पे समझ नहीं आ रहा होता कि वो म्यूचुअल फंड हाउस के बारे में या उनकी जो एलोकेशन है वो क्या करना चाह रहे हैं, और अगर वही पुराना राग लेके चलते हैं तब हम वहां पे आपको जरूर बताते हैं। पर यहां पे सबसे पहली बात है फंड हाउस एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो कि भारत में सबसे बड़ा फंड हाउस है, इतना ज्यादा म्यूचुअल फंड का एसेट मैनेज करने वाला। और दूसरा जो ये क्वांट का कॉन्सेप्ट है, क्वांट मतलब ऐसी चीज जहां पे कि डेटा देख के इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, यहां पे फंड मैनेजर की बायसनेस नहीं होगी या किसी एक सेक्टोरल या थीम के ऊपर बायसनेस नहीं होगी। तो यहां पे हम आपको एक पॉजिटिव राय देते हैं इस म्यूचुअल फंड के बारे में। डिटेल देखिएगा, समझिएगा, फिर डिसाइड करिएगा कि आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं, आपने हमारा ये वीडियो पहली बार देखा है, तो आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक कीजिएगा और कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा कि आपको इस वीडियो में क्या अच्छा लगा। मेरा नाम रवि श्रीवास्तव है। थैंक यू।